नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जनरल एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रहे थे। कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। हमारी कई सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में डल रही हैं। जो भी विद्यार्थी जो कि फ़ीस भरने में सक्षम नहीं है, वो अपने घर बैठे फ्री में ये कोर्सेस कर सकते हैं। साथियों, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हमारा भोपाल में है, जिसमें कि कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि पीएटी, आईसीएआर, बीएचयू, सीयूईटी या फिर ऑल इंडिया लेवल की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती कृषि से संबंधित, उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो, या फिर आपके रिश्तेदार दोस्त कोई किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस संपर्क, नीचे से एक कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप लोग इस लोकेशन पर आके हमसे बात भी कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैलाइए, ताकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई भी विद्यार्थी ज्ञान से विमुख ना हो, और हर किसी को ज्ञान मिले। कृषि से संबंधित कोई भी विषय हो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ज्ञान की कमी नहीं होना चाहिए। ज्ञान का फैलाव करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। हम लोग, आपको पता है हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोग जो है वो जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। जनरल एग्रीकल्चर जनरल एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ रहे थे। जनरल एग्रीकल्चर पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है वो हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, हम लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, इतिहास पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ पहुँच गए थे भाई। ये टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड पे पहुंच गए थे। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, सभी लोग अपना ध्यान बोर्ड पे देंगे। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड तक हम लोग पढ़ लिए थे। कब आए थे? 1986 में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो घर बैठे रिवीजन कर रहे होंगे लगातार, डेली टू डेली। क्योंकि देखिए साथियों, अब क्या होगा ना, यहाँ से हमारा जो है कंटेंट बढ़ेगा, आपके ऊपर लोड बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है कि डेली टू डेली रिवीजन करते जाना है, जिससे कि आपके दिमाग पर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है वो टीएमओ पढ़ लिए थे। अगला हमारा वर्ष है 1989, 1979, 1989। 1989 में क्या होता है? इंटीग्रेटेड, ये IWDP। देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में एज इट इज़ शॉर्ट फॉर्म ही पूछा जाता है। पूछेगा कि टीएमओ कब आया था, टीएमओ कब आया था, तो आपको समझना पड़ेगा कि टीएमओ कब आया था। तो वर्ष 1986 में। वर्ष 1989 में क्या होता है, 1989 में क्या होता है? IWDP, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत वाटरशेड विकास विकास योजना। एकीकृत वाटरशेड विकास योजना, एकीकृत वाटरशेड विकास योजना। देखिए, वाटरशेड का मतलब हम लोग समझते हैं कि वाटरशेड क्या होता है। वाटरशेड पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि शेड का मतलब क्या होता है। देखिए, शेड का मतलब होता है छांव। क्या होता है? छांव। जिस प्रकार आप लोग किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं सूर्य की रोशनी से बचने के लिए, उसी प्रकार से शेड का मतलब होता है छांव। या फिर शेड का मतलब होता है एक प्रकार से हमको जमाव। क्या होता है? जमाव। शेड, शेड का मतलब आप लोगों ने घर पे देखा होगा, टीन के शेड लगे रहते हैं, पत्थर के शेड लगे रहते हैं, उसके नीचे आप लोग जो है वो घर के नीचे रहते हैं, जिससे कि आपको पानी हो, चाहे धूप हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, उससे निराकरण मिल जाता है, और आपको रहने की एक अच्छी या कुशल जगह मिलती है। तो शेड का मतलब ये होता है। अब वाटर शेड का मतलब क्या होता है? वाटर शेड का मतलब ये होता है, वाटर मतलब होता है पानी, और शेड मतलब होता है जमाव या भराव। इसका मतलब ये होता है कि वह स्थान जहाँ पर पानी भरेगा उसको हम लोग कहेंगे वाटर शेड।
जहां पर पानी को छांव मिलेगी उसको हम बोलेंगे वाटर शेड। वाटर शेड का बेसिकली मीनिंग अगर मैं आपको देसी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं तो वाटर शेड का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि अलग अलग जगह से चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हम लोगों ने बहा दिया हो पानी, वह पानी जब अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा होकर के जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जब अलग-अलग जगहों से पानी आके एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, इसको एक प्रकार एक तालाब नुमा संरचना बन जाती है जहाँ पर आके पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग कह देते हैं वाटर शेड। ठीक है। आपको पता है कि हमारे कृषि में, एग्रीकल्चर में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि रिसोर्सेस यानी कि संसाधन घट रहे हैं, तो पानी की उपलब्धता भी घट रही है, पानी की अवेलेबिलिटी भी घट रही है। आपने सुना होगा कि हमारा जल स्तर घट रहा है, पानी बचाओ, ठीक है? पानी का वेस्टेज नहीं करना है, पानी नहीं होगा तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा, ठीक है? और कई राज्यों में ये चीज़ देखी भी जा रही है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि पानी की कितनी किल्लत होती है। तो इसी पानी को जो पानी मान के चलिए कि बारिश के थ्रू आ रहा है या फिर हम लोग जो है वो बहा रहे हैं, सीवेज हो गया, जो भी नाला हो गया, उससे जो भी पानी इकट्ठा होगा, वो जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं वाटर शेड। और इसी पानी को हम लोग जो है वो एक जगह लाकर इकट्ठा करते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर शेड। ठीक है। अपने आप हो गया तो वो तो तालाब हो गया, लेकिन अगर अगर हमारी उसमें भूमिका रही, मेन अगर हमारी उसमें कोई भूमिका रहती है, तो अगर वो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं वाटर शेड। ठीक है। अब इस जमे हुए पानी का हम लोग जो है हमारे एग्रीकल्चर में उपयोग करेंगे। तो अगर मान के चलिए कि ये वाटर शेड जो है इसको विकास करना है, मतलब कि इसमें हमको नई नई टेक्नोलॉजी बनाना है, जिससे कि ये जो इकट्ठा हुआ पानी है, इसके हम लोग पहले तो सोर्स जान सके कि कहाँ से पानी आ रहा है। फिर दूसरा कि यह पानी जो है वो यहाँ पर आ गया है, अब ये जो है वो किसी प्रकार से इसका क्षय ना हो। क्षय मतलब कि ये बर्बाद ना हो, इसका एक अच्छी जगह पर यूज हो, इसका यूजफुल हो, अच्छी जगह पर उपयोग हो सके, उसके लिए होता है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एकीकृत का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एकीकृत का मतलब होता है कि कई सारी विधियों का इस्तेमाल करके वाटरशेड को डेवलप करने की योजना को हम लोग क्या बोलते हैं? IWDP। ठीक है। चलिए, तो ये कब आया था? 1989 में। अगला है 1995। वर्ष 1995 में क्या होता है? इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में IVLP। क्या कहते हैं? IVLP। सब लोग बोलेंगे इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। अब देखिए, ये 1995 में आया था। इसका बेसिकली मतलब क्या था? अगर आप लोग नाम को देखोगे तो ये आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज, लिंकेज का मतलब होता है संलग्नता। ठीक है, संलग्नता। इसको हिंदी में कहते हैं संस्था संस्था गांव संलग्न योजना। अब आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो रहा है। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम मतलब कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें कि इंस्टीट्यूट प्लस में विलेज, इनको लिंकेज, लिंकेज का मतलब होता है लिंक मतलब संलग्न करना, इनको जोड़ना। तो हम लोग इसमें बेसिकली करेंगे क्या कि यह जो प्रोग्राम था इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो संस्था है, हम लोगों ने कई प्रकार के संस्था पढ़े हैं, 64 प्रकार के संस्था होते हैं, 64 प्रकार के अलग अलग प्रकार के संस्था होते हैं। उन संस्थाओं को गांव से जोड़ने की जो योजना है उसको हम बोल देते हैं इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ताकि जो भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में विकसित की जा रही है, अगर संस्था में कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, तो वह जो टेक्नोलॉजी है, वो जो तकनीक है, उसको हम लोगों को गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को दोनों क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीधे इंस्टीट्यूट से कहाँ पाए? गांव में, मतलब कुल मिला के फार्मर के पास, किसानों के पास। ठीक है। चलिए, ये होता है इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, संस्था गांव संलग्न योजना। अगला है वर्ष 1998। इसमें हुआ था NATP। NATP
NATP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, नाटप, NATP, ठीक है। इसको हम लोग देसी लैंग्वेज में कहते थे नाटप, ठीक है। NATP कब आया था? वर्ष 1998 में, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय कृषि राष्ट्रीय कृषि तकनीकी योजना, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी योजना, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसमें भी वही है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया गया था जो राष्ट्रीय स्तर पे होगा और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमको ये समझना है कि कौन सा प्रोजेक्ट और किस वर्ष में आया था। हमारी जो एग्जाम है उसमें यही पूछा जाता है कि NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट किस वर्ष में आया था, या फिर इस वर्ष में कौन सी चीज घोषित की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्या है? 1998 1998 में क्या हुआ था? KCC किसान क्रेडिट कार्ड। KCC का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? देखिए, किसान का मतलब तो आपको समझ में आ गया, फार्मर, और कार्ड का मतलब समझ में आ गया, कार्ड जो आपका ATM कार्ड होता है उसी प्रकार का कार्ड होता है। और क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पर, क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पर पैसे से रिलेशन होता है, ठीक है। धन से रिलेशन होता है क्रेडिट का। क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पर धन, धन या फिर पैसा, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कोई किसान है, अगर उसके पास में पैसा नहीं है खेती करने के लिए, तो वो जो है वो बैंकों से उधार भी मांग सकता है अपने खेती करने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके जब अकाउंट में पैसा आता है तो लिखा आता है कि इतने इतने पैसे क्रेडिटेड, मतलब कि इतना इतना पैसा आपके अकाउंट में आया, और जब जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डेबिटेड, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया कब? 1998 में, ठीक है। चलिए उसके बाद में होता है 2004। 2004 में क्या होता है? आइसोपोम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आइसोपोम। ये आइसोपोम क्या होता है? आइसोपोम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज, क्लियर हो रहा है? तो एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी योजना जो इंटीग्रेटेड होगी, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत योजना, और वो किसके विकास के लिए था? यहाँ पर 3-4 फसलें ली गई थी। कौन कौन सी? ऑयल सीड। ऑयल सीड का मतलब होता है कि वह समस्त प्रकार की फसलें जो कि जिससे कि हमको तेल प्राप्त होता है। ऑयल सीड का मतलब होता है तिलहनी फसलें। क्या होता है? तिलहनी फसलें, तेल वाली फसलें या तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें जैसे कि आप लोग सोच पा रहे होंगे कौन कौन तिलहनी फसलें हैं, एक बार आप लोग बता दो, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी तिलहनी फसलें हैं जो आपको याद आ रही होगी, ठीक है। तो मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, अरंडी हो गया, कुसुम हो गया, ठीक है, नाइजर हो गया, और क्या हो सकती है? सरसों हो गया। तो ये जितनी भी फसलें हैं ये क्या हैं? तिलहनी फसलें हैं, ऑयल सीड क्रॉप हैं। तो ये इसके लिए प्लस पल्सेस, पल्सेस का मतलब होता है दाल, दाल या दलहनी फसलें, जो भी आप लोग खाने में दाल खाते हैं वो सारी की जितनी फसलें हैं वो कहलाती है दाल, ठीक है। ऑयल पाम, ये ऑयल पाम भी एक क्रॉप का नाम है, एक फसल का नाम है, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, उसके विकास के लिए। और प्लस में मेज यानी कि मक्का, मेज मतलब क्या होता है? मक्का। तो ये जो होती है 3-4 फसलों के लिए एक इंटीग्रेटेड स्कीम लाई गई थी, एकीकृत योजना लाई गई थी इन 3-4 फसलों के लिए। कौन कौन है? ऑयल सीड, पल्सेस, ऑयल पाम और मेज। तो क्लियर हो गया, आइसोपोम, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज, ठीक है। 2004 में आइसोपोम तो आया ही था, उसके साथ साथ आया था बहुत इंपॉर्टेंट KCC, यानी कि ये KCC नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है किसान कॉल सेंटर, किसान किसान कॉल सेंटर, ठीक है।
किसान कॉल सेंटर। ये 2004 में एक ऐसी योजना लाई गई थी जिसमें कि किसानों को ये सुविधाएं दी गई थी कि वो जो है, इसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, एक डायल नंबर होता है, उस पर डायल करना रहता है। उस पर डायल करके किसान जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर के, इसकी अवधि होती है सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। मतलब कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के बीच में किसान कभी भी उस नंबर पर डायल करके अपनी समस्याओं का निराकरण सुन पाते हैं, निराकरण देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो अगर किसी किसान को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है कृषि से रिलेटेड, ये नहीं है कि आपको पूछना है कि सर मेरी बहन की शादी कब होगी, मेरे भाई की शादी कब होगी, ये नहीं। आपको ये पूछना है कृषि से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है कि सर मेरी फसल में ये रोग लग गया है तो मैं किसका छिड़काव करूं, मक्के की नई किस्में कौन सी है अभी अब मार्केट में, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो, कौन सी स्कीम केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, तो किसी प्रकार की अगर किसानों को कृषि से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो उसका निराकरण इस किसान कॉल सेंटर पे होता है। कब होता है? सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। ये कोई नहीं पूछता है 6 बजे से 10 बजे तक, मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यही आएगा कि किसान कॉल सेंटर कब आया था। तो कब आया था? 2004 में। ठीक है, 2004 में कब आया था? 2004 में। चलिए, तो इस स्लाइड में हम लोगों ने 3-4 चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब एक काम करो, आप लोग जो है आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जिसने लिख लिया है तो सभी लोग इसका एक बार रिवीजन करो। ठीक है, चलिए। जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवाइज करो सब लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, चीज़ों को याद कर रहे होंगे आप लोग साथ साथ मेरे। चलिए, हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। वर्ष उसके बाद क्या होता है? वर्ष 2005। वर्ष दो
उसके बाद आता है वर्ष 2005, उसमें क्या होता है, स्टार्टेड NHM मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ये NHM क्या होता है, NHM का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय बागवानी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। देखिए मैं अभी अब तक आपको बोलते आ रहा हूँ कि कृषि कृषि के क्षेत्र में, फसलों के क्षेत्र में मक्का को भी ले लिया, ऑयल पाम को भी ले लिया, ठीक है, ऑयल सीड को भी ले लिया, लेकिन कृषि में आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी आती है, बागवानी क्रॉप भी आती है, यानी कि फूल, पत्ती, सब्जियां, फल, ठीक है, ये जो प्रिजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है फल और सब्जी का, तो ये सभी चीजें भी आती हैं। तो हॉर्टिकल्चर पीछे ना रह जाए, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप यानी कि बागवानी जो फसलें थी उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लाया गया था, राष्ट्रीय बागवानी मिशन लाया गया था, ताकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप का भी प्रोडक्शन बढ़ सके। तो हमको याद करना है कि 2005 में क्या हुआ था, NHM राष्ट्रीय बागवानी मिशन आया था। चलिए अगला क्या है, 2005। 2005 में क्या हुआ था, आत्मा आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है, आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है भाई, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसको हम लोग जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आत्मा। क्या कह देते हैं, आत्मा। इसको हिंदी में क्या कह देते हैं, एग्रीकल्चर कृषि, टेक्नोलॉजी कहते हैं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, मैनेजमेंट कहते हैं प्रबंधन, और एजेंसी को तो एजेंसी कहते हैं, एजेंसी या फिर संस्था, ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था। देखिए होता क्या है, आत्मा क्या करती है, आत्मा का काम होता है कि जो भी केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में जितनी भी प्रकार की नीतियां या फिर स्कीम बनाई जा रही हैं, उसको जो है वो किसानों तक फैलाना, किसानों तक उसको फैलाना, ठीक है, यही काम होता है आत्मा का, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, मतलब कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके मैनेजमेंट करने के लिए एजेंसी, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है वर्ष 2006 और 7, इसमें हुआ था नेशनल बेम्बू मिशन, नेशनल बेम्बू मिशन, बेम्बू को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय, इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय बांस, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बेम्बू मिशन, ठीक है भाई। जैसे क्या होता है ना, बांस के उत्पादन को देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये वाली स्कीम लाई गई थी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि नेशनल बेम्बू स्कीम कब आई थी, 2006 और 7 में। अगला क्या है, 2007। 2007 में दो चीजें हुई थी, NFSM। अब हम लोग जो है वो किसी भी स्कीम के बारे में डिटेल ना जा करके हम लोग केवल उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल, पढ़िए जल्दी जल्दी, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया था, 2007 में, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का मतलब ये होता है, देखिए होता क्या है ना, कि जैसे हमारे कृषि के क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग जितना भी खाना, मान के चलिए कि कोई अनाज या फिर कोई दालें या फिर कोई भी किसी भी खेती कर रहा है, तो वो खाना जो हम लोग उगा रहे हैं, जो भी फसल उगा रहे हैं, उसका वेस्टेज ना हो, उसकी बर्बादी ना हो, ठीक है। मंडियों में आप कभी गए होंगे तो देखते होंगे कि अनाज या है ऐसे ही गोदामों में पड़ा रहता है, वो किसी भी बिना इकोनॉमिक यूज के वो खराब हो जाता है, उसको या तो कीड़े खा जाएंगे, या तो कोई बीमारी लग जाएगी, या तो ऐसे ही सड़ गल जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं फूड सिक्योरिटी, मतलब कि खाद्य की सुरक्षा
के लिए मिशन, कहाँ पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम लोगों को जो है इस फूड सिक्योरिटी जो है, इस फूड खाद्य की सुरक्षा के लिए जो मिशन आया था उसको हम कहते हैं NFSM। ठीक है, चलिए 2007 में ही आया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY। ये भी यही थी कि हमको जो है वो कृषि का विकास करना है, उसके लिए योजना लाई गई थी। कब आई थी? 2007 में, RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 2010, वर्ष 2010 में क्या होता है? NMMI, NMMI, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। ठीक है भाई, क्या हुआ था नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन? ठीक है, इसको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई। यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन से बेसिकली मतलब हो रहा है यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन से। किससे? ड्रिप इरिगेशन से। आपको पता होगा, आपने देखा ही होगा, आपके गांव या खेतों में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। फसल ड्रिप वो होती है, आपने देखा होगा काले काले लंबे लंबे पाइप होते हैं जिसमें कि छेद कर देते हैं, जिसमें कि बूंद बूंद पानी गिरते रहता है, जो कि फसलों की सीधे सीधे जड़ को मिलता है। तो एक इरिगेशन देखिए कई प्रकार का होता है, आगे हम लोग इरिगेशन पढ़ेंगे तो इरिगेशन कई प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग दिक्कत क्या है कि जब भी इरिगेशन हमारे फसलों में करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो हम लोग कई सारा पानी बर्बाद कर देते हैं। वो पानी जो है वो एक्चुअल में जो फसलें होती हैं वो यूज नहीं कर पाती है, या करती भी है तो उनको जितना जरूरत रहता है उससे ज्यादा दे देते हैं हम लोग। उससे क्या दिक्कत होगी? अगर ज़्यादा दे देंगे हम लोग पानी, तो वो क्या करेगा भाई? उड़ जाएगा, या तो सनलाइट के जरिए, या तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो उसकी जो फसल की है जड़ों को खराब करेगा वो। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि हमको जितना पानी फसल को लगेगा उतना ही देंगे, जितना फसल को पानी लगेगा उतना ही देंगे, कम कम देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे और ज्यादा समय तक देंगे। उसी के लिए लाया गया माइक्रो इरिगेशन, इसको कहते हैं सूक्ष्म सिंचाई। और सूक्ष्म सिंचाई की सबसे बेहतरीन विधि है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप की सिंचाई विधि। ठीक है, इसको बूंद बूंद या टपकाव विधि भी कहते हैं। बूंद बूंद क्यों? क्योंकि बूंद बूंद करके टपकता है, और टपकाव मतलब कि बूंद बूंद करके धीरे 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 जो पानी की बूंदें हैं वो टपकती रहती है। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, कब आया था? 2010 में। तो इस स्लाइड में भी हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और इसको रिवाइज करिए। ठीक है, आपके पास में 2 मिनट का समय है, इसको रिवाइज करिए जल्दी जल्दी। रिवाइज करिए जल्दी जल्दी। ये अभी अभी जो पढ़ा है अभी तक, इसको रिवाइज करना है। इसके पहले जो स्लाइड थी उसको भी रिवाइज करना है, इसको भी रिवाइज करना है।
चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए, आप लोगों ने जो है पढ़ लिया होगा। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है वो यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहिए लगातार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अप्रैल, आगे आगे है अप्रैल 2014, अप्रैल 2014। इसमें क्या हुआ था? MIDH, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ क्या हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और इसके लिए हिंदी क्या हो जाएगा? बागवानी के लिए, बागवानी के लिए एकीकृत, एकीकृत विकास, एकीकृत विकास मिशन। मतलब कि वही है कि हमारा जो है अब ध्यान धीरे धीरे हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जा रहा था, क्योंकि हॉर्टिकल्चर भी तो एग्रीकल्चर में ही आता है। एग्रीकल्चर एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर आता है। ठीक है, कई सारी और भी चीजें आती है, हम लोग आगे देखेंगे। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है। MIDH क्या होता है? मतलब कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि एकीकृत तरीके से हम लोग जो है वो बागवानी फसलों का विकास करना है। इसके लिए जो मिशन लाया गया था उसको कहते हैं MIDH। उसके बाद क्या होता है? अप्रैल 2014 में ही हुआ था ISAM, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसमें क्या हुआ था? इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि इसको हिंदी में कहते हैं कृषि, कृषि मार्केटिंग, कृषि मार्केटिंग या विपणन, विपणन के लिए एकीकृत स्कीम, एकीकृत स्कीम या योजना, एकीकृत योजना। ठीक है, एकीकृत योजना। देखिए होता क्या है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब ये होता है, देखिए आपको पता है कि अगर हम लोग जो है वो फसलों की कटाई करेंगे, फसलों की खेती करते हैं, किसी भी प्रकार की फसलें हैं, उसको अल्टीमेटली हम लोग कहाँ बेचते हैं? मार्केट में जाकर के। मार्केट में जाकर के हम लोग जब बेचेंगे तो उसी के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए जो है वो इंटीग्रेटेड स्कीम या योजना लाई गई कि मार्केट के क्या नियम कायदे होंगे, वहां पर जो है वो किसी की बेईमानी तो नहीं चल रही है, कोई मतलब कि फसलों को कम प्राइस, एक आपने सुना होगा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए स्कीम लाई गई थी, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? 2014 में नमसा आया था, नमसा, नमसा कहते हैं NMSA, NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या आया था? NMSA। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये क्या होता है? देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है, अब देखिए आप लोग जो है वो जितनी प्रकार की अभी खेती पढ़ रहे हैं, हमारे पास, हम लोग खेती तभी कर पा रहे हैं जब हमारे पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन है। अगर हमारे पास ये संसाधन नहीं होंगे तो हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि अगर ये संसाधन अगर हम लोगों ने यूज कर लिए तो क्या हमारे आगे हमारे पीढ़ी के लिए बचेंगे क्या? अगर हम लोगों ने संसाधन को खूब ज्यादा यूज कर लिया, खूब ज्यादा दुरुपयोग कर लिया, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि हमको जो है वो एग्रीकल्चर को सस्टेन करना है, सस्टेन मतलब कि लंबी दूरी के लिए खींचना है अगर, तो हम लोगों को जो है वो एग्रीकल्चर या कृषि की ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा
जिससे कि क्या होगा कि हम लोगों को ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जो कि अभी तो बने रहेंगे लेकिन बाद के लिए भी उपयोग में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, अगर मान के चलिए कि हमारी फसलों को पानी देना है, तो ऐसा नहीं करना है कि अगर 1 लीटर पानी की जरूरत है तो आप लोगों ने 10 लीटर डाल दिया। अगर 1 लीटर पानी की जरूरत है फसलों को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 10 लीटर पानी दे दिया। ठीक है, दिक्कत अभी नहीं होगी, वो जो 9 लीटर था वो तो वेस्ट हो रहा है हमारा, अभी हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 9 लीटर तो जो वेस्ट हो रहा है, हो सकता है कि आगे भविष्य में काम आ जाता, लेकिन उसको आपने आज ही काम में ले लिया। तो जो हमारे भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए ये पानी जो हम लोग खत्म कर रहे हैं ये नहीं बचेगा। तो अगर हम लोग जो है इस पानी को सस्टेन करते, यानी कि बचा लेते, तो वह आगे आने वाली पीढ़ी को बचता। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब यही होता है कि हम लोगों को रिसोर्सेस का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। जैसे कि मान के चलिए कि अभी जो है वो आजकल में जो आपने सुना होगा कि फसलों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, भरमार तरीके से कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे वातावरण दूषित हो रहा है। आगे तो हमको नहीं पता चल रहा है कि हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे ऐसा पड़ेगा कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत दिक्कतें होने वाली है। तो हमको जो है इस प्रकार से विधियों का इस्तेमाल करना है जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को इस दिक्कत, ये हमारी जो हम लोग आजकल की जितनी भी गतिविधियां कर रहे हैं उससे दिक्कत ना हो। उसी को कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये नेशनल मिशन लाया गया था कि हमको जो है वो देश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए, तो साथियों आज का यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो घर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को इसी जोश और जुनून के साथ में जारी रख रहे होंगे। अगर इस जोश और जुनून से जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर हमारी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या जवाबदारी हो, अगर हमारी ज़रूरत हो, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके किसी भी समय ये संस्था की यहाँ पर जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की आप परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हो कृषि से संबंधित, ICAR, PAT, BHU, CUET, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है एग्रीकल्चर में भर्ती परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है वो यहाँ पर हमको निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी भोपाल के आसपास रहता है तो वो हमारी संस्था में आकर के डिटेल में हमसे बात भी कर सकता है। तो साथियों आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग जो है किसी और वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसी को जारी रखेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।